चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू सबसे पहले क्या होती है, तो अपन एक एक जो जो नई नई टर्म आ रही है आपके लिए वो सभी टर्म एक साथ समझते जा रहे हैं। तो आज अपन बात कर रहे हैं कि ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्रत्याशा मान क्या होता है। सबसे पहले तो इसके नाम क्या क्या है वो देख लेते हैं। एक तो इसे एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसे? एवरेज वैल्यू, जिसे अपन औसत मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत मान। एक इसको अपन बोलते हैं क्या? प्रत्याशा मान, जिसे बोलते हैं अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू। जिसे क्या बोलते हैं अपन? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। जिसे बोलते हैं अपन प्रत्याशा मान। तो ये दोनों इसी के नाम है। यदि वो एवरेज वैल्यू पूछता है या फिर एक आती है अपने पास मीन वैल्यू। क्या आती है आपके पास? मीन वैल्यू, जिसे अपन बोलते हैं मध्य मान या औसत मान। तो ये भी क्या है अपने पास? एक तरह से मध्य मान या औसत मान भी अपन कह सकते हैं इसको। तो ये सब क्या है अपने पास? एक ही टर्म है। तो वो चाहे एवरेज वैल्यू पूछता है, चाहे एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछता है, चाहे मीन वैल्यू पूछता है, तो जितनी भी ये टर्म है ये सारी क्या है? एक ही टर्म है, एक ही कंसेप्ट है। अब इसमें अपन को समझना है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी निकाली जाती है और क्यों निकाली जाती है, वो सब अपन को देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप जितने भी, मान लो कि आपने फिजिक्स में कोई भी प्रैक्टिकल किया है, 11 12 बीएससी में कोई भी ना कभी आपने प्रैक्टिकल किए हैं। तो कोई भी प्रैक्टिकल आप करते हो, मान लिया कि मैंने कोई एक प्रैक्टिकल ले लिया सिंपल पेंडुलम का। कौन सा ले लिया अपने पास? सिंपल पेंडुलम का। कोई सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल ले लिया, उसमें आप क्या निकालते हो? उसका आवर्तकाल टी फाइंड करते हो। क्या फाइंड करते हो? टी फाइंड करते हो। मान लिया कि आप कोई भी सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल कर रहे हो, उसमें क्या करते हो आप? सिंपल पेंडुलम को कोई भी लटकाया हुआ होता है, उसको आप क्या करते हो? डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ देते हो, तो वो क्या करता है? ऑसिलेट करता है। फिर आप उसमें फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग उसकी क्या लेते हो? रीडिंग लेते हो। रीडिंग के अकॉर्डिंग आप क्या निकालते हो? टी निकालते हो। तो इस प्रक्रिया को आप कितनी बार दोहराते हो? इस प्रक्रिया को आप कितनी बार दोहराते हो? यानी कोई भी एक प्रैक्टिकल का प्रोसेस है, उसको आप कितनी बार दोहराते हो? ज्यादा से ज्यादा बार। हो सकता है कभी आपने 5 बार दोहराया होगा, हो सकता है कभी 10 बार दोहराया होगा। यानी एक ही उस प्रोसेस को आपने 5 रीडिंग ली होगी, तो 5 बार दोहराया होगा तो आपके पास 5 रीडिंग आई होगी। यदि एक 10 बार किया होगा तो आपके पास कितनी रीडिंग आई होगी? 10 बार रीडिंग आई होगी। और जब 10 रीडिंग आई होगी तो आपने देखा होगा कि अब इसमें फाइनल रिजल्ट कौन सा होगा। तो अब आप क्या करते थे? इन सब की एवरेज वैल्यू निकालते थे। ये जो भी 5 वैल्यू या 5 ऑब्जर्वेशन आई है आपके पास, इनकी आप क्या निकालते थे? एवरेज वैल्यू निकालते थे। इसके भी क्या निकालते थे अपन? एवरेज वैल्यू निकालते थे। तो जितनी भी प्रायिकता की जो कंडीशन होती है, या फिर अपन जितनी भी एक ही प्रैक्टिकल को अपन क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा बार दोहराते हैं, तो उसकी जो फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। और एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे मैं कंसिडर करता हूँ कि A1 A2 A3 A4 और क्या है आपके पास? A5। ये टोटल कितनी है? 5 वैल्यू आई है। ये यदि 5 वैल्यू है आपके पास A1 A2 A3 A4 और A5, यदि मेरे पास 5 बार प्रैक्टिकल किया, मैंने एक ही प्रोसेस को 5 बार दोहराया, उससे मुझे कितनी रीडिंग मिली? टोटल 5 रीडिंग मिली। कितनी मिली? 5 रीडिंग मिली। जब अपने पास 5 रीडिंग मिलती है, अब मैं कहता हूँ कि इसका फाइनल रिजल्ट कैसे निकाले। तो इसका आप रिजल्ट निकाल लेते थे किस तरीके से? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस का A5, और अपन में क्या करते थे आप? 5 करते थे। तो ये इसकी क्या कहलाती थी? एवरेज वैल्यू। इसका जो भी एवरेज होता था वो आपके पास क्या कहलाता था? फाइनल रिजल्ट कहलाता था। कोई भी प्रैक्टिकल में आप ऐसे करते हो कि एक रीडिंग पे किसी का भी आप फाइनल आंसर नहीं मानते हो, तो यहाँ पे ये आपका क्या निकलता है? इस टाइप से फाइनल आंसर निकलता है कि ज्यादा से ज्यादा बार अपन किसी भी एक प्रोसेस को दोहराएं और उसकी क्या निकाले अपन? एवरेज वैल्यू निकाले, मीन वैल्यू निकाले, तो वो कहलाता है उसका फाइनल रिजल्ट। अब अपन बात करते हैं कि अपन को तो क्या समझना है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू समझनी है, एवरेज वैल्यू समझनी है। तो एवरेज वैल्यू तो यही है। तो ये तो आपने जो प्रैक्टिकल बेस पे पढ़ी है, ये क्या आपकी एवरेज वैल्यू है। अब मैं बात करता हूँ कि प्रोसेस यही है, सेम प्रोसेस क्या होता है आपके पास? सेम होता है। अब यहाँ पे मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा किसकी? यहाँ पे आप किसकी निकालते थे? एक तरह से मैथमेटिकल रिजल्ट की निकालते थे। अब यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू निकलेगी, इस एवरेज वैल्यू में किस किस की निकलेगी? या तो संवेग की, किस किस की निकल सकती है? या तो संवेग की, या स्थिति की, या ऊर्जा की। ये सब की आपके पास, इनकी आप क्या निकालोगे? एक तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालोगे इसकी? संवेग को निकालना है तो आप पी कैप ऑपरेटर काम में लोगे। यदि स्थिति को निकालना है तो आप पोजीशन ऑपरेटर काम में लोगे। यदि ऊर्जा को निकालना है तो आप ई कैप काम में लोगे। तो ये जो सिंबल है, ये दोनों साइड ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को अपन, एक ग्रेटर देन होता है और एक लेस देन होता है। ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। इसके बीच में जो लिखा जाता है, तो जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी होती है वो अपन कहाँ पे लिखते हैं? इसके बीच में लिखते हैं। अब इसके निकालेंगे कैसे? तो इसमें होगा क्या? ये तो अपना एक सिंपल सा प्रोसेस था कि कोई भी अपन एक ही चीज को बार बार दोहराए, तो उससे अपन क्या निकालते हैं? उसके रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। वही आपकी क्या कहलाती है? एक तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाती है, औसत मान कहलाता है। या फिर इसमें अपन कह सकते हैं कि जो भी अपने पास गति के जो वेरिएबल चर है, वेरिएबल क्या है अपने पास?
कोई भी वेरिएबल है यानी भौतिकीय राशि है या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वेरिएबल, तो ये सब क्या आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंटम, संवेग, एनर्जी, पोजीशन, ये सब क्या आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है। इनकी यदि एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करता है तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेगा, तो यानी अपन कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, कोई भी तरंग फलन होगा, उस तरंग फलन के संगत क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई ऑपरेटर होगा। मान लिया कि ये कोई आपका तरंग फलन था, इसके संगत आपके पास क्या था, कोई ऑपरेटर था, ए कैप। क्या था आपके पास, कोई ऑपरेटर था, ए कैप। जब किसी तरंग फलन के संगत कोई ऑपरेटर होता है ए कैप और वो पूछता है कि ए कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो, यानी वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी पूछेगा, ओनली फॉर ऑपरेटर की। अब ऑपरेटर वो क्या बताएगा, ऑपरेटर जब इस कोई फॉर्मूला है इसका, उस फॉर्मूले से अपने क्या करेंगे, उस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। जैसे कोई मोमेंटम है, मोमेंटम की अपन ने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली तो वो क्या कहलाएगा अपन ने, कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है यानी मोमेंटम, एक तो आप डायरेक्ट निकालते हो जैसे P इज इक्वल टू mv से क्लासिकल मैकेनिक्स में। अब इसमें अपन कैसे निकालते हैं, इसमें अपन इस ऑपरेटर के द्वारा निकालते हैं कि किसी भी तरंग फलन का यदि आपको मोमेंटम निकालना है, ऊर्जा निकालनी है, कोई पोजीशन पता करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये ऑपरेटर काम में लोगे और ऑपरेटर की क्या निकालोगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ऑपरेटर की जो भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी वो क्या बताएगा, इसका मान बताएगा कि ये इसके संवेग का मान होगा, ये इसके स्थिति का मान होगा, ये इसकी ऊर्जा का मान होगा। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा। तो ये आपकी एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है। तो पहले तो अपन इसकी कुछ थ्योरी लिख लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं कि इसको किस तरीके से फॉर्मूला फाइंड करके लिखते हैं या निकालते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये कुछ 2-4 लाइन लिख लो इसमें कि कैसे निकालते हैं अपन इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो इसमें लिख लीजिए, पहले टॉपिक लगा लीजिए प्रत्याशा मान क्विक रिवीजन कराओ। क्विक रिवीजन लास्ट में कराएंगे जब यूनिट पूरी होगी, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है तो आपके रिवीजन की वैसे ही जरूरत नहीं है। तो ये क्या है अपने पास, लिखो इसमें प्रत्याशा मान में कि मापन प्रयोग को बार बार दोहराने पर, प्रत्याशा मान में लिखो मापन प्रयोग को बार बार दोहराने पर, मापन प्रयोग को बार बार दोहराने पर प्रेक्षणीय भौतिक राशि, मापन प्रयोग को बार बार दोहराने पर प्रेक्षणीय भौतिक राशि स्थिति संवेग ऊर्जा, स्थिति संवेग ऊर्जा आदि का मान, मापन प्रयोग को बार बार दोहराने पर प्रेक्षणीय भौतिक राशि स्थिति संवेग ऊर्जा आदि का मान कभी A1 कौन सा, ये जो लिखे, कभी A1, कभी A2, कभी A3 और कभी A4 प्राप्त होता है। स्थिति संवेग ऊर्जा आदि का मान कभी A1, कभी A2, कभी A3 ऐसे अलग अलग आइगन मान प्राप्त होते हैं, ऐसे अलग अलग आइगन मान प्राप्त होते हैं, ऐसे अलग अलग आइगन मान प्राप्त होते हैं। ऐसे में मापन प्रक्रिया को, ऐसे में मापन प्रक्रिया को बहुत अधिक बार दोहराने पर, ऐसे में मापन प्रक्रिया को बहुत अधिक बार दोहराने पर भौतिकीय क्षय राशि का औसत मान प्राप्त होता है। ऐसे में मापन प्रक्रिया को बहुत अधिक बार दोहराने पर, ऐसे में मापन प्रक्रिया को बहुत अधिक बार दोहराने पर भौतिकीय क्षय राशि का औसत मान प्राप्त होता है। भौतिकीय क्षय राशि का औसत मान प्राप्त होता है, उसे क्षय राशि का प्रत्याशा मान या एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। उसे क्षय राशि का प्रत्याशा मान या एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। नीचे लिखना, नीचे वाली लाइन में लिखना इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कि किसी भौतिक राशि का प्रत्याशा मान, किसी भौतिक राशि का प्रत्याशा मान, किसी भौतिक राशि का प्रत्याशा मान मापन की प्रक्रिया को बहुत अधिक बार दोहराए जाने पर, मापन की प्रक्रिया को बहुत अधिक बार दोहराए जाने पर किसी भौतिक राशि का प्रत्याशा मान मापन की प्रक्रिया को बहुत अधिक बार दोहराए जाने पर प्राप्त उस भौतिक राशि के, प्राप्त उस भौतिक राशि के औसत मान के बराबर होता है।
प्राप्त उस भौतिक राशि के औसत मान के बराबर होता है। ठीक है, लिख दिया होगा। तो इस बोर्ड से तो अभी कुछ फिलहाल लिखना नहीं है, अब मैं जो प्रॉपर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं वो लिखेंगे अपन नोट्स में। तो अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू की सहायता से क्या क्या निकाल सकते हैं, जितने भी ऑपरेटर हैं उन सबकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी जितनी भी प्रेक्षणीय राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, वो सभी अपन किससे निकाल सकते हैं, इससे सहायता से निकाल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते कैसे है। तो सभी को एक बार कॉपी पेन तो साइड में रख लो और सबका ध्यान बोर्ड पे। देखो निकालते कैसे है कि एक अपन क्या करते हैं, एक तरंग फलन लेते हैं। क्या करते हैं, एक तरंग फलन लेते हैं। एक तो पहले ध्यान रखना कि जो भी एवरेज वैल्यू निकलेगी, जो भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलेगी, वो किसकी निकलेगी, एक ऑपरेटर की निकलेगी। ऑपरेटर क्या बताएगा, अपना प्रेक्षणीय भौतिक राशि बताएगा। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि माना कि एक तरंग फलन है साई, माना एक तरंग फलन है, माना एक तरंग फलन है साई आर टी। अब यह आर टी क्या है कि कोई भी टी समय पर उसकी पोजीशन है, वो क्या अपने पास आर पोजीशन पे टी समय पर है, तो वो क्या कह सकते हैं अपन, क्या है अपना साई है। तो माना कि एक तरंग फलन साई है और एक प्रेक्षणीय भौतिक राशि, और क्या है अपने पास, एक प्रेक्षणीय भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। जब प्रेक्षणीय भौतिक राशि की बात करते हैं तो प्रेक्षणीय भौतिक राशि क्या हो सकती है अपने पास, संवेग हो सकता है, ऊर्जा हो सकती है, स्थिति हो सकती है, और भी बहुत तरह के ऑपरेटर आते हैं, बट आपके बीएससी में यही ज्यादातर मिलेंगे। तो जो क्या है अपने पास कि माना कि एक तरंग फलन साई है और प्रेक्षणीय भौतिक राशि संवेग, ऊर्जा, स्थिति आदि के संगत संकारक, के संगत संकारक एक एफ है, के संगत संकारक एक एफ है। क्या है आपके पास, कोई भी प्रेक्षणीय भौतिक राशि के संगत कोई संकारक ले लिया, इसी के रिलेटेड कोई ऑपरेटर ले लिया एक एफ, तो इसका प्रत्याशा मान क्या होगा, तो इसका प्रत्याशा मान या एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, इसकी अपन बात करेंगे। तो एक बार कैसे निकालते हैं इसको ये देख लो। जिसकी भी आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, जिसकी भी अपन को एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पे इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करेंगे, डिनोट करेंगे अपन की, मान लिया कि अपन को किसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है, ए कैप की, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा ए कैप और इसके साइड में लगाऊंगा ये दोनों ग्रेटर देन और लेस देन, ये इसे बोलते हैं ब्रैकेट। ये अपना क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को शो करेगा कि यदि ऐसा कोई सिंबल बना हुआ है तो आपको प्रॉपर पता लग जाना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, इसके ए कैप के एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात कर रहा है, प्रत्याशा मान की बात कर रहा है। यदि आपके पास यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा अपने पास क्या होता है, साई, क्या हो जाएगा आपके पास, साई आर टी, यानी साई स्टार आर टी। यहाँ पे जब तरंग फलन साई है तो साई का संयुग्मी क्या हो जाएगा आपके पास, साई स्टार। तो मैंने बताया था कि एक तो अपन निकालते हैं प्रायिकता, तो प्रायिकता के लिए क्या बताया था, साई स्टार साई डी टू इक्वल टू क्या बताया था, 1 बताया था। ऐसे ही यहाँ पे नॉर्मलाइज कंडीशन ली थी तो उसमें भी कुछ प्रायिकता के जैसी टर्म थी, और एक मैंने ऑर्थोगोनल कंडीशन ली थी जिसमें साई स्टार साई कितना था, 0 था। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, साई स्टार कॉमा आर टी ले लिया। इसके बाद क्या आएगा, इसके बीच में क्या आ जाएगा आपका, कोई ऑपरेटर था, यानी जिस ऑपरेटर की आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे वो ऑपरेटर आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे वापस साई आर टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब ये साई आर टी यहाँ तो कॉम्प्लेक्स आएगा और यहाँ कैसा आएगा अपने पास, सिंपल आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे जब 3D की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिटो। इसके नीचे क्या आएगा, नीचे बाद जो टर्म आएगी, नीचे कौन सी टर्म आएगी, नीचे टर्म आएगी अपने पास नॉर्मलाइज कंडीशन की। तो नॉर्मलाइज कंडीशन अपन ने देखी थी कल की, वो क्या होती है आपके पास, साई आर टी, साई स्टार आर टी, साई आर टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, डिटो। क्लियर। तो अपने पास जो ये वाली जो नीचे वाली टर्म है वो तो क्या कहलाती है, एक तरह से यदि ये 1 के इक्वल हो जाती है तब तो अपन कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है, नॉर्मलाइज कंडीशन। बट अपन को क्या निकालनी है यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अपन को क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, साई स्टार आर टी, जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, जैसे ए की निकालनी है तो ए के बीच में आ जाएगा साई आर टी डिटो। यहाँ पे भी क्या आएगा, नीचे साई स्टार आर टी साई आर टी डिटो। अब यदि लिमिट क्या आएगी, अब अपन बात करेंगे लिमिट की, कि यदि कोई प्रॉपर कंडीशन में कोई एक विमीय बॉक्स दे दिया, कोई बॉक्स दे दिया, कोई कंडीशन दे दी कि उसकी अपन को लिमिट दे रखी है 0 to a/2, ऐसे कोई लिमिट दे दी, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जब ऐसी कोई लिमिट आ जाती है तो अपन क्या कर सकते हैं, उस लिमिट में अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे ये तो अपन नॉर्मल बात करें तो ये तो अपन किसके मानेंगे,
संपूर्ण आकाश के। बाकी यदि कोई प्रॉपर क्वेश्चन में लिमिट दी हुई जाती है तो आपको यूनिट वो लिमिट भी कौन सी लगानी होगी, वो लगानी होगी। तो इससे अभी आगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, उससे सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या होगी आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी, ए की। किसकी होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ए की। तो कोई भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए आपको ये प्रोसेस काम में लेना है। क्या काम में लेना है, ये वाला प्रोसेस काम में लेना है। अब यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो नीचे वाला फंक्शन था, ये अपन ने कल फंक्शन पढ़ा है, साई स्टार साई डी टो। यदि मैं कहता हूं कि यदि यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है, यानी नॉर्मलाइज है, यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है, यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है, जब तरंग फलन प्रसामान्यीकृत होगा इसका मतलब क्या होगा, ये वाली जो नीचे वाली कंडीशन है साई स्टार आर कोमा टी और साई आर टी, ये डी टो इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो फिर यदि कोई भी तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है, देखो आपको यदि कोई भी तरंग फलन दे दिया, आपको पता नहीं है कि वो प्रसामान्यीकृत है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करोगे, इसको प्रसामान्यीकृत कर दो। अगर नहीं है तो कर दो, क्योंकि इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे नीचे वाले की वैल्यू 1 होगी तो केवल अपन को क्या सॉल्व करना होगा, ऊपर वाला ही सॉल्व करना होगा। और यदि ये प्रसामान्यीकृत नहीं है तो फिर आपको ये कंप्लीट फॉर्मूला इसमें लगाने के बाद ही ये सॉल्व होगा। अब यदि मैं कहता हूं कि ये फलन यदि प्रसामान्यीकृत हो गया, तो आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपके पास ए कैप इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास साई स्टार आर कॉमा टी, ए कैप आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई आर टी, और ये क्या आ जाएगा आपका डी टॉप। तो अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जब तरंग फलन प्रसामान्यीकृत हो जाता है तो आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए कौन सा काम में लेना है, ये वाला फॉर्मूला यूज लेना है। तो जब प्रसामान्यीकृत नहीं है तब तो ये वाला, प्रसामान्यीकृत है जब ये वाला, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको काम में लेने हैं। अच्छे से याद भी हो गए होंगे। जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है वो इन दोनों साई के बीच में आएगा, और नीचे क्या आएगी, प्रसामान्यीकृत वाली कंडीशन आएगी। तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है तो ये वाला काम में लो, क्योंकि नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैसे 1 हो जाएगी। प्रसामान्यीकृत नहीं है तो ऊपर वाला काम में लो। क्लियर, तो ये एक बार नोट कीजिए आप, ये अपना क्या है, प्रसामान्यीकृत का फॉर्मूला है, नॉर्मलाइज एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला है। यहाँ पे लिख लेना, ए कैप क्या व्यक्त कर रहा है यहाँ पे, ए कैप क्या है यहाँ पे, ए कैप संकारक है, जहां पर ए कैप संकारक है। ठीक है, ये लिखो। लिखने के बाद वापस कमेंट करना। ये जो टॉपिक है अपने, कल अपन ने जो क्लास ली थी जिसमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ऑर्थोगोनल कंडीशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, आप बड़े से बड़े लेवल में जाओगे फिजिक्स के कोई भी कोर्स में तो ये आपको क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। कोई सा भी एग्जाम देने जाओगे, एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे, एमएससी का एग्जाम देने जाओगे, वहां हर जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और जहां भी आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो तो उसमें सबसे ज्यादा वेटेज जिस बुक का होता है वो है आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स। लिख दिया हो तो एक बार कमेंट कर देना वापस, थंब बना के भेज देना ताकि मुझे पता लगे।
हो गया, हो गया। तो अब तो ये आपको समझ में आ गया प्रसामान्यीकृत क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, क्या वो इससे निकाल सकते हैं अपन। अब अपन देखते हैं कि इसमें कितने तरह की भौतिक राशि अपन इससे निकाल सकते हैं। तो अपन एक एक का फॉर्मूला लिख के इसको लिख लेते हैं ताकि आपको बाद में भी कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो अपन सबसे पहले फर्स्ट लिखते हैं स्थिति का प्रत्याशा मान। फर्स्ट क्या लिखते हैं अपन, स्थिति का प्रत्याशा मान यानी पोजीशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। ये कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू से आप क्या समझते हैं और इसमें कैसे कोई भी न्यूमेरिकल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो स्थिति का प्रत्याशा मान निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूं, यहाँ पे एक विमीय कोई तरंग फलन मान लो। तो माना कि यहाँ पे क्या मान लिया, एक विमीय तरंग फलन, माना कि एक विमीय तरंग फलन, एक विमीय तरंग फलन क्या है आपके पास, साई एक्स टी है। अब जब ये एक विमीय है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स टी वेक्टर भी ले सकते हो और डायरेक्ट भी ले सकते हो। एक्स क्या व्यक्त कर रहा है यहाँ पे, स्थिति को व्यक्त कर रहा है तथा इसके संगत संकारक, तथा इसके संगत, तथा इसका जो संगत संकारक होगा वो क्या होगा आपके पास, एक्स कैप होगा। वो क्या होगा आपके पास, एक्स कैप होगा। तो माना कि कोई भी एक विमीय तरंग फलन था साई एक्स टी तथा संगत संकारक था, संकारक क्या था, एक्स कैप संकारक है, एक्स कैप क्या है, संकारक है। अतः इसकी एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, अतः प्रत्याशा मान। तो देखो इसका प्रत्याशा मान लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, एक्स का लिखूंगा। तो कोई भी प्रत्याशा मान लिखने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, यदि आपके पास क्या है एक्स की निकालनी है तो एक्स आप कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, जो आपके एग्जाम में दिया हुआ है, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एक्स लेना है, ठीक है। एक्स कैप क्या होगा आपके पास, यहाँ पे अब वन डी की बात कर रहा है तो ये आर टी की जगह क्या हो गया, एक्स टी हो गया। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर बीच में आएगा, ये एक्स कैप आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई एक्स टी, और यहाँ पे हो जाएगा डीटो। ऐसे ही नीचे क्या होगा आपके पास, साई एक्स टी और साई एक्स टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास डीटो। अब यदि मैं कहता हूं कि यहाँ पे तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है, यदि मैं कहता हूं यहाँ पे कि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है तो सेम वही प्रोसेस, यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत होगा, यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है, यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, यानी साई स्टार एक्स टी और साई एक्स टी नीचे वाली वैल्यू किसके इक्वल होगा, डीटो इज इक्वल टू वन के इक्वल। तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो एक्स कैप आएगा वो क्या आएगा आपके पास, साई एक्स टी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं लगाया, कॉम्प्लेक्स लगा देना, साई एक्स टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स कैप बीच में आ जाएगा और साई, सॉरी आर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स टी और डीटो, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएगी आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्स के लिए। ऐसे यदि मैं y की बात करता हूँ तो y के लिए भी यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत मान के लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, साई स्टार, यहाँ पे वाई टी और वाई साई वाई टी और डी टू। ऐसे यदि मैं जेड में भी तरफ तरंग फलन लिखता हूँ प्रसामान्यीकृत मान के तो ये क्या हो जाएगा, जेड टी, यहाँ पे जेड आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई जेड टी और डी टू, ठीक है। तो ये इसकी किसकी पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी तीनों कंडीशन में। तो इसको भी आप कंप्लीट लिख दीजिए कि ये तीनों की आपके पास पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, लिखिए इसको। इसके बाद अपन लिखेंगे संवेग की और उसके बाद लिखेंगे ऊर्जा की। ये किसकी लिखी है अपन ने, ओनली पोजीशन की लिखी है। अब पोजीशन में आप जानते हो कि एक्स कैप ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, एक्स कैप का क्या होता है, एक्स ही होता है। तो ओनली एक्स आएगा और यहाँ पे जो भी तरंग फलन आएगा उसके साथ ही इंटीग्रेट करेगा और फाइनल रिजल्ट क्या देगा, वैल्यू देगा। तो वो भी अपने क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारे टर्म आपको क्लियर हो जाएगी।
नेक्स्ट बात करेंगे अपन, लिख दी होगी आपने अभी तक, इसमें कोई थ्योरी लिखने की थी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, संवेग की। कुछ चेंज नहीं है, केवल एक्स जो ऑपरेटर है वो बीच में लाना है, बाकी ऐसे कैसे लिखना है। तो अब यहाँ पे क्या लेंगे अपन, सेकंड लेंगे अपन मोमेंटम, यानी संवेग का प्रत्याशामान। किसका लेंगे, संवेग का प्रत्याशामान, यानी मोमेंटम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि देखो, यदि पी एक्स की वैल्यू मैं लिखता हूँ, किसकी लिखता हूँ, पी एक्स की वैल्यू, तो यदि पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, साई स्टार, क्या हो जाएगी आपके पास, साई स्टार। और यहाँ पे जो अपने पास ब्रैकेट आएगा वो क्या आएगा अपने पास, बताओ जल्दी से। जो भी अपन ने पी की ऑपरेटर वैल्यू लिख रहे हैं, या पी आप ऐसे ना लिखकर क्या ले लो, 3D वाला ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, साई आर टी। ये क्या हो जाएगा, पी के बीच में आ जाएगा आर टी, और अपन में क्या हो जाएगा, डी टो अपन में हो जाएगा आपके पास साई स्टार आर टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई स्टार आर टी और डी टो। ठीक है, ये तो किसकी हो जाएगी, पी कैप की। यदि तरंग फलन प्रसामान्यीकृत होता है, यदि फलन प्रसामान्यीकृत है, क्या है, यदि फलन प्रसामान्यीकृत है, इसका मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, साई स्टार आर टी, साई आर टी डी टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1, यानी नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। अब अपन देखते हैं कि जब प्रसामान्यीकृत है तो पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, पी की वैल्यू ये होगी आपके पास साई स्टार आर कॉमा टी। यहाँ पे पी की, अब पी कैप है, अब पी की जगह पी की वैल्यू भी आप जानते हो वो क्या होती है आपके पास, माइनस आयोटा एच कट और डेल होता है। पी की वैल्यू आपने 3D में पढ़ी है, तो वो क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट डेल साई आर टी और डी टो। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, नीचे वाली की वैल्यू तो क्या हो गई, 1 हो गई, प्रसामान्यीकृत है। तो पी कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आयोटा एच कट तो बाहर ले लो कांस्टेंट की तरह, और ये आ जाएगा आपके पास साई स्टार आर कॉमा टी, और क्या आ जाएगा साई आर टी और डी टू। क्लियर, तो ये तो आ गया इसके लिए। अब यदि मैं बात करता हूँ कि यदि मैं पी एक्स लिखता हूँ, यदि मैं पी एक्स लिखता हूँ, पी एक्स की क्या आ जाएगी, तो पी एक्स में देख लो, यहाँ पे जो पी था, पी एक्स की वैल्यू में लिखता हूँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, साई स्टार आर टी, और यहाँ पे पी एक्स कैप और साई आर टी, और यहाँ पे डी टो ये आ जाएगा। और पी एक्स की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, पी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। तो माइनस आयोटा एच कट तो बाहर ले लो, तो ये तो बाहर ले लिया, और ये क्या आ जाएगा आपके पास साई स्टार आर टी, और ये क्या हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स, और माइनस आयोटा एच कट तो बाहर आ गया, तो क्या बचा अपने पास डेल बाय डेल एक्स, और ये क्या हो जाएगा साई आर टी और डी टो। अब इसमें होगा क्या कि ये जो डेल बाय डेल एक्स है, पहले ये साई का क्या करेगा, अवकलन करेगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके साथ मिलकर क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, तब आपका क्या आएगा, पी एक्स आएगा। तो यहाँ पे मैं पी एक्स तो निकाल लिया, ऐसे ही मैं पी वाई की डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकता हूँ, बताओ। पी वाई की डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हो, पी वाई और पी जेड की कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। तो इसमें आप लिख सकते हो पी एक्स और पी वाई, और पी जेड की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे पी वाई की वैल्यू भी मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से आएगी, इंटीग्रेशन साई स्टार आर टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी वाई कैप, और क्या आ जाएगा आपके पास साई आर टी और डी टो। ऐसे ही यहाँ नीचे का क्या आ जाएगा, पी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे जो बाहर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट बाहर आ जाएगा, तो साई स्टार आर टी डेल बाय डेल वाई, क्योंकि पी वाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट डेल वाई, तो ये आ जाएगा साई स्टार आर टी और डी टू। ऐसे ही आपको क्या लिखनी है, पी जेड की वैल्यू लिखनी है, तो वो भी क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा एच कट इंटीग्रेशन साई आर टी डेल बाय डेल जेड और साई आर टी और डी टू। अब इसमें यदि आप वनडी को, तरंग फलन वनडी होता तो अपन वनडी में भी काम में ले सकते थे, बट जरूरी नहीं है कि तरंग फलन यदि आप पी एक्स ले रहे हो तो वो वनडी ही होगा। वो अपन क्या कर रहे हैं, एक्स कंपोनेंट का मोमेंटम ले रहे हैं, यदि पी वाई है इसका मतलब वाई कंपोनेंट का मोमेंटम है, जेड है मतलब जेड का मोमेंटम है। तो अपन ऐसे नहीं कह सकते कि यदि पी एक्स है तो वो हमेशा वन डी ही होगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है एक्स हो सकता है वो आर हो, तो हो सकता है वो वन डी की बात कर रहा है, हो सकता है वो थ्री डी की बात कर रहा है। तो ये किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपके पास, संवेग की, तो जल्दी से नोट कीजिए इसको।
इसकी जो अपनी एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड क्लास है एक्सपेक्टेशन वैल्यू की, उसमें कुछ एक जगह माइनस प्लस की प्रॉब्लम हो रखी है, तो वो यदि रिकॉर्डेड क्लास आप देखो तो आप ध्यान रखना कि उसमें एक प्लस माइनस की कुछ मिस्टेक है न्यूमेरिकल में, तो वो आप उसको सही कर लेना। लिख दिया होगा सम्यक का, तो इसमें भी कुछ है नहीं, ओनली पी एक्स है तो पी बीच में लेना है, पी ओनली 3D में है तो 3D वाला पी बीच में लेना है, पी जेड है तो पी जेड बीच में लेना है। ठीक है, लिख दोगे तो सेम टर्म है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, ऊर्जा की, क्योंकि अपने पास एग्जाम में जो ज्यादातर पूछी जाती है बीएससी में, ये 3 टर्म पूछी जाती है, स्थिति, संवेग और ऊर्जा। तो अपन किसकी बात करेंगे, थर्ड टर्म बात करेंगे किसकी, ऊर्जा की। तो थर्ड आ जाएगा अपने पास ऊर्जा का प्रत्याशा। ऊर्जा का प्रत्याशा मान यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब ये क्या बताता है, तो ये बताएगा आपके पास कि एक्सपेक्टेशन एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो एनर्जी क्या होती है आपके पास ई, तो ये तो हो जाएगा आपका ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास साई स्टार आर टी, किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाले ई की, तो ई बीच में आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपके पास साई आर टी, और क्या आ जाएगा डी टो। ऐसे ही अपने पास नीचे वाली टर्म क्या आ जाएगी साई स्टार आर टी, और यहाँ पे साई आर टी, और ये क्या आ जाएगा डी टो। जब यदि तरंग फलन प्रसामान्यकृत है तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी 1, यदि फलन प्रसामान्यकृत है यानी नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज है इसका मतलब इसका मान कितना है, प्रसामान्यकृत है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास साई स्टार आर टी और साई आर टी, और ये क्या हो जाएगा डी टो इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जब इसकी वैल्यू 1 हो रही है इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो भी ई के पाएगा आपका वो क्या आ जाएगा आपके पास साई स्टार आर टी, और ई कैप की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, ई कैप की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, ई कैप की वैल्यू होगी आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी, क्या होती है आपकी एनर्जी ऑपरेटर था जो लिखाया था उसकी वैल्यू कितनी थी आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी, और ये क्या हो जाएगा आपके पास साई आर टी और डी टो। इसमें भी आप ऐसे करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ई कैप इज इक्वल टू, ये आयोटा एच कट बार आ जाएगा तो आयोटा एच कट बार आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साई स्टार आर टी डेल बाय डेल टी, और ये क्या हो जाएगा साई आर टी, और क्या हो जाएगा आपका डी टो। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी। अब यदि मैं बात करता हूँ कि यदि ये तो अपन ने क्या की एक तरह से ऊर्जा की बात की, यदि मैं बात करता हूँ उसकी गतिज ऊर्जा की, किसकी बात करता हूँ गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान, गतिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान, उसको कैसे लिखोगे आप, गतिज ऊर्जा का प्रत्याशा मान होगा उसको कैसे लिखोगे कि वो क्या होगा आपके पास ई कैप का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, प्रत्याशा मान किसका, गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का लिखना है तो वहां पे भी क्या आएगा आपके पास, देखो अब गतिज ऊर्जा का क्या होती है 1/2 mv², और इसको यदि मैं ऑपरेटर की टर्म में लिखता हूँ तो मैंने क्या लिखा था, जो ई काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो वैसे तो क्या होती है 1/2 mv², बट वैसे क्या होती है p²/2m। तो ये मैंने इसकी वैल्यू भी निकाल के बताई थी जब ऑपरेटर देखे थे अपन ने, तो वो क्या थी माइनस का एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में क्या थी आपके पास 2m थी, तो ये आ जाएगी अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी की टर्म है उसकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास साई स्टार आर टी, और यहाँ पे क्या अपने पास ई काइनेटिक एनर्जी, तो ई काइनेटिक एनर्जी रख लो, या फिर अपन ई काइनेटिक एनर्जी की पी वाली टर्म रख लो, तो ये क्या है p²/2m, और ये क्या हो जाएगा साई आर टी डी टो। ठीक है, अपन तरंग फलन नॉर्मलाइज मान रहे हैं इसलिए नीचे वाली वैल्यू क्या ले रहे हैं हमेशा 1 ले रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास जो ई के आएगा, क्या आएगा आपके पास ई क्या आएगा, वो आ जाएगा आपके पास साई स्टार आर टी। यहाँ पे देखो अपन जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो माइनस का ये क्या क्या बार आ जाएगा, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m बार आ जाएगा, तो इसको मैं बार भी ले लेता हूँ पूरा, फिर लिखता हूँ इस टर्म को, तो जो कांस्टेंट है उसको तो आप बाहर ही निकाल दो इंटीग्रेशन से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साई स्टार आर टी अपॉन पी की जगह क्या रह गया, ये बार आ गया तो ओनली डेल स्क्वायर, तो ये रह गया डेल स्क्वायर साई आर टी और
लीटर, ठीक है। ये तो किसके लिए हो गया, काइनेटिक एनर्जी की। तो यानी काइनेटिक एनर्जी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलेगी वो ये निकलेगी। ऐसे ही अपने पास जब काइनेटिक की ये निकल रही है तो ऐसे पोटेंशियल की भी तो निकल सकती है। यदि अपने पास काइनेटिक की निकल रही है तो मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल की भी निकल सकती है। तो पोटेंशियल की क्या होगी, तो ये तो हो गई काइनेटिक की, ये किसकी हो गई आपके पास, काइनेटिक की। अब यदि मैं बात करता हूँ स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा का प्रत्याशामान, और वो आप सब जानते हो क्या होते हैं, वी आर टी। क्या होता है, वी आर टी। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी इज इक्वल टू, वी क्या आपके पास, ये साई स्टार आर टी हो जाएगा। और ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए वी कैप आर टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई आर टी। पोटेंशियल को यदि आर टी की फॉर्म में लेते हो तो भी ठीक है, नहीं तो आप क्या लोगे, ओनली वी। और यहाँ पे जो यदि फलन नॉर्मलाइज है तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये किसके लिए हो जाएगा आपका, स्थितिज ऊर्जा प्रत्याशामान। यानी इसका टोटल एनर्जी का प्रत्याशामान पूछता है तो कैसे निकालोगे, यदि वो कुल ऊर्जा का प्रत्याशामान पूछता है, कुल ऊर्जा का प्रत्याशामान क्या पूछ रहा है, कुल ऊर्जा का प्रत्याशामान यानी टोटल एनर्जी की एवरेज वैल्यू पूछता है, तो वो कैसे निकलेगी, तो वो निकलेगी इस तरीके से। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के। तो अपने पास ये क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस ये क्या आ जाएगी आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो इस तरीके से ये क्या निकलेगा अपना, यदि कुल ऊर्जा का पूछता है तो ये निकलेगा। यदि टी की टर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ तो आप ये वाला निकाल सकते हो। यदि काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो ये, और पोटेंशियल पूछता है तो ये। इस तरीके से अपन ऊर्जा के प्रत्याशामान भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। याद कुछ भी नहीं रखना है, याद रटना भी नहीं है कुछ भी, क्योंकि इसमें याद रखने जैसा कुछ भी नहीं है। जो आपको ई की वैल्यू पता होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी की टर्म क्या होती है, पी स्क्वायर बाय 2 ये पता होनी चाहिए, पोटेंशियल की टर्म क्या होती है वो पता होनी चाहिए। बाकी आप ये, यदि वो टर्म पता है, ऑपरेटर सब पता है, ऑपरेटर की वैल्यू सभी पता है, तो आप ये सब इक्वेशन लिख सकते हो। तो जल्दी से नोट कीजिए इसको। सर लिखाया ही, लिंको ने क्या लिखा है सर, लिखाया ही कौन सा पूरा, मैं कुछ समझा नहीं। पीडीएफ, पीडीएफ बोल रहे हो क्या, पीडीएफ देखो, प्रॉपर जितना हो सके उतना तो हाथ से लिखो, क्योंकि हाथ से यदि आप लिखोगे तो सब कुछ याद होगा। पीडीएफ तो आ जाएगी, ये चैप्टर पूरा होते ही आपकी पीडीएफ वहां पे अपलोड हो जाएगी, नोट्स वाले जो फोल्डर है उसमें अपलोड हो जाएगी। बाकी ट्राई ये करो कि जो भी लाइव क्लास चल रही है तो उसको तो आप लिखा ही करो कम से कम, क्योंकि लिखोगे, क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव पैटर्न है, और जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही ज्यादा आपको लिए बेनिफिट है। तो क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स है, बिना लिखे इसमें कुछ नहीं मिलेगा, तो आप एक बार नोट्स में तो कम से कम लिखो, फिर आप रफ में भी लिखने की ट्राई करो। अब अपन एक क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन में ये जितना भी अपन ने पढ़ा है कल का आज का, उस एक क्वेश्चन में सभी अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो एक कोई क्वेश्चन लूंगा और एक ही क्वेश्चन में मैं सारे पॉइंट आपके क्लियर कर दूंगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन इसी, जिसमें अपन स्थिति का, ऊर्जा का, सारे प्रत्याशामान, एवरेज वैल्यू, सारे सब कुछ निकालेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर मुझे बता दो कमेंट करके।
कैमरे में ये लाइन दिख रही है, कट तो नहीं रही? एक कण का तरंग फलन क्षेत्र साई एक्स इज इक्वल टू ऊपर लिखा है वो मत लिखना, वो क्वेश्चन है। चलो लिख लिया तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन जो लिखा है वो पढ़ो। देखो करना क्या है, यहाँ पे अपन ने लिखा है, क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ एक बार। एक कण का तरंग फलन क्षेत्र, एक कण है उसका तरंग फलन क्षेत्र दे रखा है, यानी कोई रीजन दे रखा है। वो रीजन कितना है, 0 से x, यानी x की वैल्यू है वो 0 से छोटी नहीं होगी और a से क्या होगी, x की वैल्यू है वो क्या है आपके पास 0 से बड़ी है, यानी 0 से छोटी नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होगी, और x की वैल्यू क्या होगी, a से छोटी होगी। तो यहाँ पे एक कंडीशन बता रहा है, ये वाली क्या बता रही है, इसमें कंडीशन बता रही है, एक रीजन बता रहा है कि x की वैल्यू है वो a से बड़ी है और a से क्या है आपके पास छोटी है। फिर वो कह रहा है कि इस रीजन के अंदर, क्या कह रहा है वो, इस रीजन के अंदर ये आपका क्या दे रखा है, कोई तरंग फलन दे रखा है, a इज इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन में a, क्या दे रखा है इसने, कोई तरंग फलन दे रखा है इस रीजन के अंदर। फिर वो कहता है तथा इस क्षेत्र से बाहर कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य है। इस क्षेत्र कौन सा, ये वाला। यदि अपन इससे अलग साइड की बात करते हैं, 0 से छोटे की बात करेंगे, ए से बड़े की बात करेंगे, तो वहां पे क्या होगा अपने पास, कण क्या हो जाएगा, साई 0 हो जाएगा, यानी कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, शून्य, यानी यहाँ पे क्या दे रखा है, साई इक्वल टू 0। ठीक है, फिर अपन इसमें निकालेंगे क्या क्या, तो एक तो निकालना इसमें प्रसामान्यीकृत है या नहीं है। फर्स्ट तो इसमें निकालेंगे कि ये प्रसामान्यीकृत तरंग फलन है या नहीं है। यदि तो प्रसामान्यीकृत नहीं है तो इसे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले नॉर्मलाइज करेंगे। फिर क्या निकालेंगे इसमें, जब प्रसामान्यीकृत कर दिया तो उसके बाद मैं निकालूंगा इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, किसकी, स्थिति की, स्थिति का प्रत्याशा मान, स्थिति का प्रत्याशा मान। और थर्ड निकालेंगे अपन किसका, संवेग का प्रत्याशा मान, संवेग का प्रत्याशा मान। एक एक टर्म करके अपन लेते हैं। तो पहले तो अपन जो क्वेश्चन का मीनिंग है वो समझ लो कि क्वेश्चन क्या कह रहा था यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि यहाँ पे मैं एक बॉक्स मान लेता हूँ, ये जो तरंग फलन है एक इनफाइनाइट बॉक्स का है, किसका है, एक बॉक्स का है। इस बॉक्स के अंदर क्या बता रहा है कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, 0 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या इसकी a है, यानी इसकी जो लेंथ दे रखी 0 टू a लेंथ का कोई बॉक्स है, एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स है या कोई इनफाइनाइट बॉक्स मान लो। यहाँ पे कोई बॉक्स दे दिया। अब वो कह रहा है यहाँ पे देखो क्या बोला था, तरंग फलन क्षेत्र 0 से a के बीच में, यानी जी x की वैल्यू है वो 0 से कभी भी छोटी नहीं होगी, यानी 0 से छोटी नहीं होगी और a से बड़ी नहीं होगी। यानी वो कह रहा है कि यहाँ पे इसके आउटर रेंज में, यानी इस रेंज में तो क्या दे रहा है, साइज इक्वल टू a साइन पाई एक्स अपॉन में a दे रहा है, क्या दे रहा है, a साइन पाई एक्स अपॉन में a। फिर वो कह रहा है कि है तो इस क्षेत्र से बाहर कण के पाए जाने की प्रायिकता, यदि मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ
तो ये क्या होगा 0, और इस क्षेत्र की बात करता हूँ तो भी ये भी क्या होगा आपका 0। और वो कह रहा है कि इसमें जब कोई पार्टिकल है इस रेंज में दे रखा है तो इसका तरंग फलन ये दे रखा है, यदि इसके इस साइड की बात करेगा तो साई 0 होगा, इसके इस साइड की बात करेगा तो साई 0 होगा, और वहां पे अपन को क्या निकालनी है, ये सारी टर्म में फाइंड आउट करनी है। तो एक एक टर्म लेते हैं। तो पहले मुझे बताइए क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझ में आ गया। ये एक 1D बॉक्स का तरंग फलन है जो अपन आगे यूनिट सेकंड आएगी उसमें भी अपन पूरा करेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे। तो अपन को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी तो फिलहाल तीन टर्म निकालनी है अपन को, आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले प्रसामान्यीकृत कैसे करें इसको। तो फर्स्ट मैं लेता हूँ जो अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ा था कि प्रसामान्यीकृत कैसे करते हैं। तो देखो इसके प्रसामान्यीकृत की यदि मैं बात करूं तो प्रसामान्यीकृत के लिए आपको फॉर्मूला बताया था। फर्स्ट में लेता हूँ इसका सॉल्व करने के लिए क्या, प्रसामान्यीकृत, कि कोई भी तरंग फलन यदि आपको प्रसामान्यीकृत करना है, प्रसामान्यीकृत मतलब नॉर्मलाइज, यदि कोई भी वेव फंक्शन है आपका, वेव फंक्शन क्या आपका साई है, यदि ये नॉर्मलाइज है या नहीं है, सबसे पहले तो ये चेक करो। तो चेक कैसे करते हैं अपन ने देखा था कि जो भी आपके पास साई स्टार है, और ये किसकी बात कर रहा है, देखो यहाँ पे जो तरंग फलन है किसकी बात कर रहा है, ओनली 1D की बात कर रहा है, किसकी, 1D की। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साई ए स्टार ले लूं, और यहाँ पे क्या ले लूं आपका साई ले लूं, और डीटो ले लूं, वो क्या आता है आपका 1 आता है। अब मैं बार बार वो XT और RT और वो बार बार नहीं लूंगा। तो प्रसामान्यीकृत के लिए आपकी यही कंडीशन थी, साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू 1। ये यदि टर्म, यदि साई की जगह मैं ये वाली वैल्यू रखता हूँ, इस साई की जगह ये वाली, अब इसमें आइटा वाली कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे सेमी साई रहेगा, कॉम्प्लेक्स भी सेमी रहेगा। तो यहाँ पे जो अपना साई दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए साइन पाई एक्स अपॉन में ए। ऐसे यदि मैं साई स्टार निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए अपन को पता नहीं कि क्या है, वेरिएबल कॉम्प्लेक्स में है या वैसा है, इसको मैंने क्या मान लिया, ए स्टार साइन पाई एक्स अपॉन में ए। तो ये दोनों वैल्यू आप लिख सकते हो। अब इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यू रखो, यदि उसका इंटीग्रेशन को दो, यदि 1 आ जाता है जब तो ठीक है, और 1 नहीं आता तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, जो ये ए है इसकी वैल्यू निकाल के इस तरंग फलन में रखनी पड़ेगी, तब वो क्या होगा, प्रसामान्यीकृत होगा। तो अपन देखते हैं कि ये अपना साई था, अब इसमें कैसे निकाले, ये इंटीग्रेशन ले लिया, साई स्टार है तो साई स्टार क्या हो जाएगा, ए स्टार साइन पाई एक्स अपॉन में ए हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ए साइन पाई एक्स अपॉन में हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें लिमिट क्या दे रखी है, 0 to a, यानी ये तरंग फलन जब अपन ले रहे हैं, यानी साई की वैल्यू ये वाली ले रहे हैं, इसका मतलब वो किस रीजन में होगा, 0 to a में, क्योंकि इसके आउटसाइड और उस साइड तो क्या है 0, तो अपन रेंज क्या लेंगे, 0 to a, यानी अपन इस तरंग फलन के लिए लिमिट क्या लेंगे, 0 to a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टो की जगह 1D है तो वो क्या आ जाएगा, डी है। अब इसको सॉल्व करो, यदि ये 1 के इक्वल आ जाता है, यदि इसकी टर्म 1 के इक्वल आ जाती है तब तो ये प्रसामान्यीकृत है, यदि नहीं आती तो फिर आप क्या करोगे, ए की वैल्यू निकालोगे यहाँ से और वो वैल्यू रखोगे, तब ये तरंग फलन क्या होगा, प्रसामान्यीकृत होगा। तो देखो इसमें ये प्रसामान्यीकृत है नहीं, यहाँ चेक करते हैं, ये ए है और ये है एक कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आ जाएगा, ए स्टार बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट है। तो मैंने साई स्टार की जगह ये लिया था, अब यहाँ पे ए और ए क्या है, एक कांस्टेंट है, आइटा वाली टर्म तो है नहीं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 0 से ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन में ए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका dx, क्या बन जाएगा, पाई एक्स अपॉन में ए और dx आ जाएगा। अब यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे चेंज क्या होगा, तो ये इसके इक्वल में क्या चल रहा है अपन, 1 क्यों चल रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइज कंडीशन ही ये होती है, क्या नॉर्मलाइज कंडीशन ही क्या होती है, साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन में ए dx इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो, साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो आप जानते हो कि जब साइन स्क्वायर का कोई भी इंटीग्रेशन आता है तो वो क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 की टर्म में आप इसे सॉल्व करते हो, किसकी टर्म में सॉल्व करते हो, 2 की टर्म में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगी, लिमिट 0 से a हो जाएगा, साइन स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 2 पाई एक्स अपॉन में a हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जो dx था वो dx ऐसे का ऐसे आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सब निकाल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर आ गया, ये 2 था ये बाहर आ गया। अब मैं इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख लेता हूँ कि ये 0 से a है, 1 की जगह क्या हो जाएगा dx, 1 की जगह क्या हो जाएगा dx, ये माइनस ऐसे का ऐसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई एक्स अपॉन में a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 से a। ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन होगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो अब यहाँ पे देखो, जब आप cos का इंटीग्रेशन करोगे तो किस टर्म में आएगा आपका, एक तरह से cos का जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो साइन का क्या आता है, माइनस कॉस आता है, cos का क्या आता है, साइन आता है। तो यहाँ पे जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, यानी इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करूं और इस वाले को सॉल्व करूं, तो ये वाला इंटीग्रेशन वैल्यू क्या देगा आपको, 0 देगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे cos, यदि ये क्या आपके पास
जो टर्म है ए स्क्वायर बाय 2 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। जो ब्रैकेट है इसमें क्या है, dx है, dx का क्या हो जाएगा x इंटीग्रेशन, तो ये तो हो गया आपका x। और लिमिट क्या लगाएंगे, इसमें लिमिट लगा लेंगे 0 से a, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा साइन, cos का क्या हो जाएगा साइन, तो cos का हो जाएगा अपने पास साइन क्या है आपके पास 2 पाई एक्स अपॉन में a, 2 पाई एक्स अपॉन में a, और इसके नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2 पाई अपॉन में a, यही आएगा आपके पास। और ये क्या आ जाएगा a अपॉन 2 पाई ऊपर आ जाएगा फिर, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन क्या 0 से a लिमिट के लिए, ठीक है। अब जब मैं इसमें लिमिट रखूंगा तो देखो यहाँ पे लिमिट क्या है आपके पास ए स्क्वायर बाय 2, तो ऐसे का ऐसे। जब इसमें लिमिट रखी तो ये तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये क्या ओनली x है, ये क्या ओनली x है, तो x के लिए तो क्या हो जाएगा आपके पास a हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास x के लिए ओनली क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब अपन क्या करें, अब अपन क्या कर सकते हैं, ये तो a हो गया, फिर अपन क्या करें, ये a हो गया, और यहाँ पे मैंने देखो कोई मिस्टेक तो नहीं किया, ए स्क्वायर ऐसे का ऐसे था, और यहाँ पे जो 2 था वो बाहर ले लिया, तो ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा आपका एक तरह से ए हो गया। अब इसका मैं यदि इंटीग्रेशन करता हूँ तो देखो मैं अलग से ही करके बता देता हूँ, साइन 2 पाई एक्स की जगह पर ए लगाओगे तो ये क्या होगा, और लोअर लिमिट लगाओगे तो ये, और ये ऊपर में क्या ऊपर में ए 2 पाई क्या था आगे था, ठीक है। देखो ये ए से ए कैंसिल आउट होगा, साइन 2 पाई वैल्यू कितने देता है, साइन एन पाई हमेशा 0 वैल्यू देता है, चाहे पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो, ये भी वैल्यू 0 देगा और ये भी वैल्यू 0 देगा, मतलब ये वाली टर्म तो पूरी क्या हो जाएगी 0। तो कंप्लीट अपन कह सकते हैं कि ये वाली टर्म क्या दे देगा, इसका 0 दे देगा। तो ये वाली टर्म जब 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास क्या बचेगा ए स्क्वायर बाय 2, और इसमें जब अपर लिमिट लगेगी तो क्या बचेगा ए, और ये किसके इक्वल, इसके इक्वल में क्या चल रहा था यहाँ पे 1 चल रहा था, सभी के इक्वल में क्या है 1 है, ठीक है। ये जब सभी के इक्वल में 1 है और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन अलग से करोगे तो अपन कह सकते हैं कि देखो ये 1 यदि यहाँ से डायरेक्ट 1 आ जाता तब तो ये प्लस सामान्यीकृत होता, अब यहाँ पे 1 तो आया नहीं है, 1 नहीं आया तो क्या करें, तो फिर आप ए की वैल्यू निकालो, तो फिर क्या करो आप ए की वैल्यू निकालो, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अपॉन में ए आ जाएगा, इसको रटेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास अंडर रूट आ जाएगा। तो ये क्या कहलाता आपका जो ए था, ये क्या कहलाता आपका, मैंने कल बताया था प्रसामान्यीकृत नियतांक कहलाता है, क्या कहलाता है प्रसामान्यीकृत नियतांक, प्रसामान्यीकृत नियतांक क्या कहलाता है प्रसामान्यीकृत नियतांक। और जब ये प्रसामान्यीकृत नियतांक है, अब इसको आप क्या रखो ए की जगह रख लो अंडर रूट 2 बाय ए, तो ये तरंग फलन क्या बन जाएगा अपना प्रसामान्यीकृत बनेगा। फिर यदि आप ये रिलेशन काम में लोगे अंडर रूट 2 बाय ए साइन पाई एक्स बाय ए, यानी साई की जगह जो ए था उसकी जगह ये वैल्यू रख के यदि वो आप ये वाला रिलेशन काम में लेते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी 1। तो मैं कह सकता हूं कि साई प्रसामान्यीकृत नियतांक है, तो साई तरंग फलन प्रसामान्यीकृत, तरंग फलन प्रसामान्यीकृत कब होगा, जब ए की वैल्यू इसमें रखोगे, तो साई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाय ए का अंडर रूट साइन पाई एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो ये क्या हो गया अपने पास एक तरह से तरंग फलन हो गया। तो ये तरंग फलन कौन सा कहलाएगा आपका, कौन सा तरंग फलन हुआ ये प्रसामान्यीकृत तरंग फलन। तो ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो भी वेव फंक्शन है वो प्रसामान्यीकृत है या नहीं है, यदि प्रसामान्यीकृत नहीं है तो उसको आप प्रसामान्यीकृत कर दो, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में जो ऊपर और नीचे दो टर्म आती है उसमें से नीचे वाली टर्म क्या हो जाए वहां से हट जाए, और यानी नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी 1। यदि मैं इसी तरंग फलन से करता तो वहां पे सब जगह ए आता बार बार, तो वो सही नहीं रहता। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको पहले प्रसामान्यीकृत चेक किया, प्रसामान्यीकृत नहीं था तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल के इसको क्या बना दिया प्रसामान्यीकृत नॉर्मलाइज बना दिया। अब नॉर्मलाइज बनाने के बाद अब मैं ये दोनों टर्म आसानी से निकाल सकता हूँ। तो इसको लिख लीजिए, आपको समझ में आ गया हो गया, कुछ नहीं किया। ये किसकी कंडीशन थी, नॉर्मलाइज कंडीशन थी। इक्वल में क्या था 1 था, नॉर्मलाइज कंडीशन में 1 आता है, और प्रायिकता की भी ऑलमोस्ट यही टर्म है, प्रायिकता भी तो यही बताता है। लिमिट क्या लगाई 0 से ए, क्योंकि ये 0 से ए रेंज की बात कर रहा था इसलिए मैंने क्या लगाई 0 से ए, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 2 बाय sin पाई एक्स अपॉन में ए। तो ये अपना एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसको नोट कर लीजिए।
ये जो क्वेश्चन है सभी को आ गया होगा समझ में। तो जो अपन ने नॉर्मलाइज कंडीशन पढ़ी थी उसके बेस पे ये न्यूमेरिकल किया है, और अब अपन क्या करेंगे, जो आज पढ़ा है प्रत्याशा मान वो भी निकालेंगे। लिख दिया हो तो कमेंट करना वापस। हो गया। यदि कोई लिखने में स्पीड स्लो है तो वो बाद में भी लिख सकता है आराम से, जब अपने पास रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल हो जाता है। इसमें क्लास होने के 15 या 20 मिनट बाद ही आपका रिकॉर्डेड वीडियो आ जाता है इसमें। अब अपन क्या करें, देखो ये क्या हो गया आपके पास, सामान्यीकृत हो गया, एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है अभी। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या कहता है आपके पास, दूसरा कहता है स्थिति का प्रत्याशा मान। किसकी स्थिति का प्रत्याशा मान, स्थिति का प्रत्याशा मान। बट इसमें इसने स्थिति कोई नहीं दे रखी कि एक्स के लिए निकाले, वाई के लिए निकाले या जेड के लिए निकाले। बट अपन को पता है कि फलन क्या एक्स की फॉर्म में है, यानी 1D की बात कर रहा है और एक्स की फॉर्म में। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है अपन को, एक्स कैप की। एक्स कैप कैसे निकालोगे, साई स्टार हो जाएगा, एक्स बीच में आएगा, साई डीटो अपॉन में क्या आ जाएगा, साई स्टार साई डीटो। अब अपन ने देखो नीचे वाली टर्म थी उस, वो तो क्या कर सकते हैं 1, क्योंकि अपन ने जो तरंग फलन निकाला वो कौन सा निकाला अपन, तरंग फलन। अब जो अपन काम में लेंगे वो कौन सा लेंगे, √2/a साइन पाई एक्स अपॉन में a। ठीक है, ये दी मैं तरंग फलन ये वाला काम में लेता हूं, तो ये तरंग फलन कैसा है, प्रसामान्यीकृत है। प्रसामान्यीकृत है, ये वैल्यू क्या दे देगा 1। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो प्रसामान्यीकृत तरंग फलन होगा कैसा है, कि यह फलन प्रसामान्यीकृत है, यानी नॉर्मलाइज है। और जब ये प्रसामान्यीकृत है इसका मतलब ये क्या दे देगा, साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू 1। एक टर्म तो गई अपनी। प्रसामान्यीकृत बनाने से क्या फायदा हुआ कि नीचे वाली टर्म को तो सॉल्व करना नहीं है, अब अपन को करना है केवल ऊपर वाली। तो ऊपर वाली कैसे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स कैप इज इक्वल टू
साई स्टार, अब साई स्टार की वैल्यू क्या है आपके पास, में डायरेक्ट वैल्यू रख लो, डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, √2/a साइन पाई एक्स अपॉन में ए आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, साई स्टार की। अब इसमें कोई अल्टा वाली टर्म नहीं थी तो स्टार कोई नहीं बनेगा। एक्स क्या आ जाएगा आपका, एक्स की वैल्यू एक्स बीच में, साई है इधर तो साई की जगह क्या आ जाएगा, वापस वही तरंग फलन √2/a साइन पाई एक्स अपॉन में ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। कोई डाउट, नीचे वाली टर्म थी, जब मैंने प्रसामान्य तरंग फलन बना दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से 1 हो गई। तो अब क्या लेंगे अपन, केवल ऊपर वाले का सॉल्व आउट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगी, x इक्वल टू √2a, ये साई स्टार आ गया, x की वैल्यू थी तो ये x की वैल्यू आ गई, जो ये x था तो x की वैल्यू x, और ये क्या आ गया आपके पास साइन, ठीक है। डी टॉ की जगह 1d है तो क्या आ जाएगा dx। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो √2/a और √2/, लिमिट क्या लगाओगे इसकी, 0 से a, क्योंकि किस रेंज की बात कर रहा है, 0 से a की। अब मैं बात कर रहा हूँ जब ये 0 से a है, ये 0 से a है, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जब ये क्या था √2a और √2 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक तरह से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2a बन जाएगा। इधर क्या बन जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन 0 से a, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन में a, और साथ में क्या आ जाएगा dx। अब वापस वही कंसेप्ट जो आपने पहले काम में लिया था, साइन स्क्वायर आप जानते हो कैसे सोल्व होता है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे x रह गया, देखो ये साइन स्क्वायर तो बन गया बट यहाँ पे x भी तो था, तो ये क्या आएगा आपके पास, x भी आएगा, ठीक है, x साइन स्क्वायर पाई एक्स dx आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जब सोल्व आउट करता हूँ तो साइन स्क्वायर आप जानते हो कैसे सोल्व होता है इंटीग्रेशन, कॉस की टर्म में, तो आप या तो क्या करो, इसको uv से सोल्व करोगे, क्या करोगे आप, uv से सोल्व करोगे तो इसको आप पहले उस टर्म में कन्वर्ट कर दो, एक्स कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2/a, तो ऐसे का ऐसे 0 से a, और ये जो x तो ऐसे का ऐसे रखा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2πx अपॉन में a, ठीक है। और अपॉन में जो 2 था वो क्या है आपके पास, ये वाला 2 इधर ही है, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। इस 2 को मैं इधर लाऊंगा तो अब ये क्या कंप्लीट का इंटीग्रेशन है, ये क्या आपके पास कंप्लीट का इंटीग्रेशन है, ये 2 इधर आएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा अपने पास, एक तरह से बताओ 2 से 2 क्या हो जाएगा अपने पास, ये जब 2 इधर आएगा यानी 2, ये क्या बन जाएगा आपके पास 1/a, क्योंकि ये इसके a के साथ आएगा और a के साथ आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान रखना ये 2 a के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इस टर्म के क्या आएगा, a के साथ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/a। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे दो इंटीग्रेशन बनेंगे, एक तो x के लिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो x dx, एक इंटीग्रेशन बनेगा आपका x cos 2πx अपॉन में a, और यहाँ पे क्या बन जाएगा dx। अब देखो यहाँ पे अपने पास दो टर्म आ गई, तो एक इंटीग्रेशन तो ये आ गया और एक इंटीग्रेशन ये आ गया। अब मैं कहता हूँ कि दोनों की लिमिट क्या है, 0 से a, तो दोनों की लिमिट क्या है आपकी 0 से a, तो ये भी क्या आपके पास 0 से a। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x कैप इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1/a, तो ऐसे का ऐसे ही आपके पास। इसको जब सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर बाय 2, तो ये तो क्या देगा इंटीग्रेशन में x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट क्या लगाओगे 0 से a। फिर ये वाली जो टर्म आप सॉल्व करोगे तो देखो ये वाली टर्म आप सॉल्व करोगे तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। कैसे, देखो ये इंटीग्रेशन है आपका x cos 2πx अपॉन में क्या रहता है आपका a, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा dx। अब मैं जब इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो बताओ जल्दी से, कोई मुझे इसका इंटीग्रेशन करके बता सकता है क्या, x का करोगे या cos का करोगे, u v से अवकलन का इंटीग्रेशन करना है इसका u और v से, और इसकी लिमिट क्या है 0 से a। एक बार मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करके बताओ जल्दी कमेंट में, इस इंटीग्रेशन को आप जल्दी से सॉल्व करके बताओ कमेंट में। कैसे होगा, u v से होगा, यानी x तो ऐसे कैसे रह जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 2πx अपॉन में a हो जाएगा, और अपॉन में जो 2π अपॉन में a है वो क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा। फिर x का अवकलन होगा, ये इंटीग्रेशन होगा, x का क्या होगा अवकलन 1, और इसका इंटीग्रेशन होगा तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2πx अपॉन में क्या हो जाएगा a, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 2π/a, ठीक है। अब इस पूरे का भी इंटीग्रेशन होगा वापस, तो ये क्या हो जाएगा आपका dx। अब देखो यहाँ पे तो क्या था आपके पास x sin 2πx अपॉन में क्या हो जाएगा 2π अपॉन में a, और ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस। अब ये क्या आपके पास, ये साइन था, cos का साइन हो गया, अब साइन का वापस क्या बनेगा माइनस कॉस बनेगा, तो ये क्या देगा आपका cos 2πx अपॉन में a, अपॉन में क्या देगा आपका 2π अपॉन में a और dx। तो देखो साइन वाली जो टर्म है इसमें यदि आप 0 से a की लिमिट रखते हो तो ये टर्म तो वैसे ही यहाँ से हट जाएगी, ये टर्म तो वैसे यहाँ से
हट जाएगी, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, जब आप 0 से a लिमिट लगाओगे यानी cos 2 पाई बचेगा, तो इसमें cos 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -1, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी -1, और cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास +1। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये वाली जो टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी 0। तो आप इसको अच्छे से सोल्व करना, मैंने तो 2 स्टेप दिखा केवल निकाल के बताइए। तो ये वाला जो इंटीग्रल है x cos 2 पाई x अपॉन में a, तो ये डायरेक्ट आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो वो आपको यहाँ पे सोल्व नहीं करना, केवल रफ में ही करना है, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी तो वो अपन कह सकते हैं कि वो वैल्यू क्या देगा अपन को, ये देगा। तो x² 2, और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आप रफ में निकाल के करना इसको इंटीग्रेशन की वैल्यू, और यदि नहीं निकाल सको तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में एक टर्म लिख लेता हूँ यहाँ पे कि x है, x का तो क्या हो जाएगा आपके पास, x का तो क्या हो जाएगा x, cos का क्या हो जाएगा sin 2 पाई x अपॉन में a, और क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन में a। क्लियर। बीच में क्या आता है आपका, बीच में माइनस आता है, ठीक है। बीच में माइनस, x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, x का 1, और cos का क्या हो जाएगा sin, और sin का वापस क्या हो जाएगा माइनस cos। तो ये क्या बन जाएगा आपका एक तरह से माइनस माइनस होके प्लस आ जाएगा, और cos का क्या हो जाएगा sin 2 पाई x अपॉन में a, और ये क्या बन जाएगा अपने पास 2 पाई a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, देखो cos का sin बना, और sin का वापस क्या बनेगा cos, तो ये वापस क्या दे देगा अपने cos में देगा, sin में नहीं, क्योंकि इसमें दो बार होगा uv में। एक तो क्या होगा, पहले इसका होगा जब x का अवकलन होगा तो 1, और इसका इंटीग्रल होगा, फिर इस पूरे फंक्शन का भी इंटीग्रल होगा uv से, आप ट्राई करना अलग से, तो कुछ इस टाइप का रिजल्ट आएगा। तो इससे ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी आपकी 0 रिजल्ट देगा, इसमें लिमिट लगाओगे cos 2 पाई और cos 0 की वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा x कैप इज इक्वल टू 1/a, इसमें लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा a² 2, a से a कैंसिल आउट, तो जो x कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास a/2। एक्स कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगी a/2। अब यदि आप डायग्राम से निकालते हैं, यदि आप डायग्राम से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो कैसे निकलेगा, ये 0 से a था, क्या था आपका 0 से a था, एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू 2 है, दोनों का निकालना क्या है, एवरेज ही तो निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालोगे, 0 प्लस a/2 इज इक्वल टू a/2, एक लाइन का आंसर था। यानी इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी a/2, यानी वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे कितनी बताएगा a/2, यानी इसकी आधी बताएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इतना सोल्व क्यों किया, बट अपन ने क्वांटम में तो सोल्व करना है, ये तो न्यूमेरिक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में उनके लिए ट्रिक है, और इसकी भी ट्रिक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी किसकी, इसकी। लिखिए इसको। हाँ बिल्कुल, आईलेट से ही करना है। ये जो यूवी से करो, आईलेट से करो, उसका रिजल्ट 0 ही आएगा, ठीक है। किसी से भी कर लो, आपको फॉर्मूला पता है, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो ये तो आता ही होगा आपको। इसमें लिख लेना, इसके माइनस में क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। cos पाई 2 पाई की वैल्यू तो जानते हैं, cos पाई की -1, cos 2 पाई की +1। सबने लिख दिया क्या, एक बार कमेंट करके बताएं, एक बार कमेंट करके बताएं सबने लिख दिया क्या। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, थर्ड टर्म की। और थर्ड क्या कहती है अपने पास, संवेग का प्रत्यास्थान। थर्ड टर्म क्या है आपके पास, संवेग का प्रत्यास्थान। एक ही क्वेश्चन में मैंने सारे ले लिए ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो और इजीली सॉल्व हो जाए। अब संवेग के लिए प्रत्यास्थान निकालने की ट्राई करो मेरे साथ साथ, आप भी कॉपी पेन को उठाओ और मेरे साथ साथ ही निकालने की ट्राई करो कि कैसे निकलेगा। क्योंकि मेथड आपको पता लग गया है, कैसे सॉल्व करना ये भी पता लग गया है।
देखो ये क्या आएगा आपके पास, थर्ड टर्म क्या कहती है आपके पास, थर्ड टर्म में संवेग का प्रत्याशा। ये क्या था आपके पास, पी एक्स की बात होगी, क्योंकि इसमें एक्स रीजन की बात हो रही है, वनडे की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका पी एक्स। ये क्या आ जाएगा आपका साई स्टार पी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा साई डेटो। जब तरंग फलन प्रसामान्यकृत है, नीचे वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, तो बार बार मैं लिखूंगा नहीं, अपन जानते हैं तरंग फलन प्रसामान्यकृत है तो वो वैल्यू क्या देगा 1 देगा, और लिखना हो तो लिख लो साई स्टार साई डेटो इज इक्वल टू 1। और फलन क्या अपने पास प्रसामान्यकृत है, फलन प्रसामान्यकृत है, फलन प्रसामान्यकृत है, तो ये क्या हो जाएगा साई स्टार साई डी टो इज इक्वल टू क्या दे देगा 1 दे देगा। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करता हूं, तो देखो साई स्टार की वैल्यू रखो तो वो क्या आ जाएगी √2/a साइन पाई एक्स अपॉन में a। पी एक्स की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, और इधर क्या आ जाएगा साई वही √2/a साइन पाई एक्स अपॉन में a अपन, ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dx। ठीक है, ये किसके संवेग का प्रत्याशा मान ऐसे निकलेगा, बीच में px आएगा, और px की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा एच डेल बाय डेल एक्स। जब ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो 2/a और 2/a ये तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, साथ में माइनस का आयोटा एच कट बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 0 से a साइन पाई एक्स अपॉन में a, डेल बाय डेल एक्स है तो डेल बाय डेल एक्स बचेगा आपके पास डेल बाय डेल एक्स, और ये क्या बचेगा साइन पाई एक्स अपॉन में ए और डी एक्स। इसका पहले क्या होगा, अब ये डेल बाय डेल एक्स है, पहले इसका क्या होगा इस पर ऑपरेट करेगा, इस पर ऑपरेट करेगा तो इसका क्या करेगा ये अवकलन करेगा, और अवकलन करने पर आप जानते हो वैल्यू क्या देता है 2 आयोटा एच कट अपॉन में ए, तो ऐसे का ऐसे ये इंटीग्रेशन 0 से ए साइन पाई एक्स अपॉन में ए आ जाएगा, और जब ये इंटीग्रेट होगा तो ये क्या आ जाएगा साइन का कॉस आ जाएगा पाई एक्स अपॉन में ए आ जाएगा। क्लियर। जब इसका इंटीग्रेट किया तो क्या साइन पाई एक्स अपॉन में ए, और इसमें ये क्या था साइन का कॉस तो बन गया, अब इसका इंटीग्रेट होगा तो पाई बाय ए भी बचेगा, तो पाई बाय ए कहाँ जाएगा इसके आगे, तो पाई बाय ए कहाँ आता है इसके आगे आता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, तो ये तो क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब ये क्या करेगा इसको सॉल्व करते हैं अपन इसको पूरा, तो ये सॉल्व करेंगे तो देखो पाई बाय ए आप बाहर भी निकाल सकते हो, बताओ मुझे पाई बाय ए को बाहर निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 2 आयोटा एच कट अपॉन में ए तो पहले से ही था, पाई बाय ए भी बाहर आ गया, तो ये क्या बचा 0 से ए साइन पाई एक्स, तो ये क्या बचा साइन पाई एक्स अपॉन में ए, ये क्या बचा आपका कॉस पाई एक्स अपॉन में ए, साथ में क्या बचा आपका dx। जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो देखो जो जो कट रहा है वो काट दो, इसमें कुछ कट रहा है क्या, अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं कट रहा। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, एक साइन है और एक कॉस है, क्या मैं इसको साइन 2 साइन थीटा की टर्म में बना दूं, 2 साइन 2 थीटा क्या होता है आपके पास, या 2 साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बताओ मुझे साइन 2 थीटा को यदि आप लिखते हो किस तरीके से लिखते हो, साइन 2 थीटा आप जानते हो क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही टर्म होती है आपके पास। तो इस टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं तो बना सकता हूं, तो यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो ये वाली टर्म तो क्या बन जाएगी आपके पास जो इंटीग्रेशन में बनेगी 0 से a। ठीक है, ये क्या आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, क्या बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा पाई बाय a मैंने बाहर निकाल दिया था, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनेगा साइन 2 थीटा, यानी साइन आ जाएगा और यहाँ पे 2 तो आ जाएगा ऐसे ही, और क्या आ जाएगा साथ में पाई एक्स अपॉन में ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब देखो जो ये एक 2 तो इसके साथ फॉर्मूले में चला गया, एक 2 ये वाला बाहर आ जाएगा, तो ये 2 से 2 क्या करेगा आपका कैंसिल आउट करेगा, तो ये टर्म क्या आ जाएगी माइनस का 2 आयोटा एच कट अपॉन में क्या आ जाएगा ये, फिर ये क्या रह जाएगा आपके पास पाई बाय ए और 1/2। अब जो जो टर्म कट रही है वो यहाँ से हटा दो, जो जो टर्म कट रही है वो यहाँ से हटा दो, और नहीं हटाओगे तो भी वो 0 ही होना है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट पाई अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये क्या आपका साइन है, और साइन का इंटीग्रेट क्या होता है कॉस, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन में ए, इंटीग्रेट करोगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा अपॉन में 2 पाई अपॉन में ए, इंटीग्रेट की लिमिटेशन क्या है 0 से a, तो ये जब आप सॉल्व आउट करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आयोटा एच कट पाई अपॉन में ए, इसको मैं आगे ले लूं a अपॉन में 2 पाई कर सकता हूं। अब इसमें लिमिट लगाऊंगा तो देखो कॉस 2 पाई एक्स की जगह ये आ जाएगा, अपर लिमिट लगाने पर माइनस का ये क्या हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 2 पाई क्या देता बताओ मुझे माइनस का आयोटा एच कट पाई अपॉन में ए अपॉन में क्या हो जाएगा 2 पाई, और कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये से ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, कॉस 2 पाई की वैल्यू बताओ कितनी होती है -1, तो ये तो हो जाएगा आपके पास
बताओ कॉस नहीं सॉरी कॉस 2 पाई की वैल्यू +1, कॉस पाई की कितनी होती है -1, कॉस 2 पाई की वैल्यू +1, तो ये हो जाएगा 1, ये 1 और कॉस 0 कितने देता है 1, और 1 - 1 0, यानी पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी 0। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे संवेग की कोई भी टर्म नहीं होगी। यदि मैं 1D बॉक्स के तरंग फलन की बात करता हूँ तो वहां पे संवेग की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा कितनी होगी 0 होगी। क्लियर? तो आप इसको करना कुछ नहीं है, मेथड पता होना चाहिए, तो आप इस इजीली एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लिखिए इसको। किसमें नेगेटिव कॉस आएगा? साइन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मैंने कहा, अच्छा हाँ बिल्कुल। यहाँ पे देखो साइन का जो इंटीग्रेशन था, जो साइन का इंटीग्रेशन था वो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस, तो माइनस कॉस जब मैं डालूंगा तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या लोगे आप, माइनस में कॉस लोगे, और वो जो माइनस आप बाहर लोगे तो वो बाहर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस, तो बाहर माइनस आएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस वापस। ठीक है, और ये तो रिजल्ट वही देगा जो जीरो देना आपको, क्योंकि इसमें तो वही जीरो से लिमिट लगाओगे तो ये रिजल्ट आएगा। साइन का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस होता है, वो माइनस बनना रह गया था, तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। रिजल्ट सेम ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि माइनस उसको बाहर लेंगे तो वो माइनस माइनस वैसे ही प्लस बना देगा। इस चैप्टर में आपके 3-4 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद ये वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसमें कुछ कम्यूटेशनल रिलेशन, ब्रैकेट नोटेशन, एक तरंग पैकेट, वो ये कुछ 4-5 टॉपिक बाकी है, तो ऑलमोस्ट 4 या 5 क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कंसेप्ट है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, और आज की क्लास भी यहीं पे अपन कंप्लीट करते हैं। कल से अपन कल वापस एक नया टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें अपन एक तो तरंग पैकेट या ऐसा ब्रैकेट नोटेशन या ऐसा कुछ टॉपिक होगा कल का, या कुछ एरनफेस्ट थ्योरम वाला होगा, कुछ न कुछ करेंगे अपन। तरंग पैकेट वाला पहले कर लेंगे ताकि अपने पास एक थ्योरम ही बचेगी। ठीक है, तो आपको प्रसामान्यीकृत कंडीशन निकालना आ गया,
एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना आ गए। यदि ऑर्थोगोनलिटी पूछता है, लांबिकता गुणधर्म पूछता है, तो क्या आता है, साई स्टार साई इज इक्वल टू क्या आता है, साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू 0 आता है। क्लियर? तो यहाँ पे सभी टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन वापस कल। और कल की क्लास शाम को 6 बजे होगी, तो आप सभी टाइम एक बार देख लेना कि शाम को 6 बजे कल की क्लास होगी। तो कल से अब रेगुलर शाम को 6 बजे ही होगी आपकी क्लास, ठीक है? तो आज के लिए तो इतना ही। जिसने भी इसको नहीं पढ़ा है लाइव क्लास में, तो और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, यदि कोई और ज्वाइन होना चाहता है, 5-6 सीट अपने पास है अभी अवेलेबल, तो दे सकते हैं, बाकी बाद में नहीं मिलेगी। और किसी को कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करिए। सर 6 बजे टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, 6 के 6:30 कर लेंगे।